अच्छा बच्चों, चले बात कर रहे थे किस चीज के ऊपर जी? बात कर रहे थे आज हम, अल्लाह खैर करे जी, नेशनल इनकम पे। नेशनल इनकम में हमने सबसे पहले एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि देयर आर फोर ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी: इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन, कंट्रोल ऑन अनएम्प्लॉयमेंट एंड फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये जो चार आप पढ़ रहे हैं ना बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स, तो याद रखना है यही ऑब्जेक्टिव फिस्कल पॉलिसी के हैं और यही ऑब्जेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी के हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में ये चार ऑब्जेक्टिव एज इट इज आएंगे, दो ऑब्जेक्टिव और आ जाएंगे। एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगा क्या जी? मेंटेन ए लेवल ऑफ मनी सप्लाई इन द कंट्री। ठीक है जी, मुनासिब मनी सप्लाई हो और कंट्रोल किया जाए किस पे? एक्सचेंज रेट पे। तो ये बन जाएगी मॉनेटरी पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी के यही चार होंगे और इसके साथ एक ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि फिस्कल बजट और उसकी प्लानिंग ऐसी हो कि जितने पैसे हम टैक्स में इकट्ठे करें उससे गवर्नमेंट के खराजात पूरे हो जाए। क्लियर जी? अच्छा, अब जब आप ये पढ़ लेते हैं तो आगे आ जाता है सर्कल फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। सर्कल फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में हमें ये याद होना चाहिए कि घराने जो हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को, और फर्म्स प्रोवाइड करती हैं क्या? उनके रिवॉर्ड। फिर वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कन्वर्ट हो जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में, और घराने जो पैसा कमाया होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का वो खर्च कर देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे। यहाँ दो चीजें अहम हैं: इंजेक्शंस क्या हैं और लीकेजेस क्या हैं। जो इंजेक्शंस हैं वो है बच्चों, जिसे आप कहते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट है। ठीक है जी। बाकी एक्सपेंडिचर है। ठीक है जी, ये इंजेक्शन है। अगर ये इंजेक्शन लेंगे सर्कल फ्लो ऑफ इनकम ऊपर जाएगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट, ये लिखे हुए। ठीक है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट। एक मिनट यार, मैं कॉल करता हूँ उसको। अच्छा बच्चों, चले ये तो याद रहेगा ना कि इंजेक्शन कौन कौन से हैं। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट। और मैंने आपको बताया था कि इन्होंने हमारे साथ किया ये है। अच्छा बच्चों, मैं इस दिन हाथ लगाता, मेरे यहाँ पंजाबी के हाथ, तो मैं किसी चीज को हाथ लगाऊं ਉਹਦਾ लेंस टूट जाए वो कहन भाई तुसी ਕੀਤਾ जो ਕੀਤਾ नहीं, तो बेहतर है हम ना छिड़े। अच्छा बच्चों, सेक्टर दो है, लेकिन जो इंजेक्शन है वो तीन सेक्टर के बताए हैं। गवर्नमेंट को भी डाल दिया, एक्सपोर्ट को भी डाल दिया। अच्छा, लीकेजेस कौन से हैं जी? सेविंग है, टैक्सेस हैं और इंपोर्ट है। ये इस सेंस में कि वो सेविंग जो बैंकों में नहीं गई, होल्डिंग, अगर बैंकों में चली जाती फिर तो वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाती, फिर तो बल्कि वो और अच्छा होता कि इधर से पैसा कंज्यूम होने के बजाय इंजेक्शन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये वो पैसा है जो बैंकों में नहीं गया। और दूसरा ये क्या है बच्चों? ये टैक्सेस हैं, जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगा के खर्च नहीं किए, या किए हैं तो नॉन डेवलपमेंट खर्च कर दिए हैं। ठीक है जी, कोई जहाज वूज खरीद लिए हैं, काम का कोई काम नहीं किया है ना जी। जैसे वो हमारे एक प्राइम मिनिस्टर साहब होते थे, उनका नाम था नवाज शरीफ साहब, तो अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। तो वो क्या है कि एक दफा ऑस्ट्रिया के प्राइम मिनिस्टर ने ना एक जहाज का ऑर्डर किया। ऑस्ट्रिया के जहाज का ऑर्डर किया। वो जहाज जब बना तो जहाज सुपर लग्जरियस भाई, लेकिन उसकी कॉस्ट बढ़ गई। तो उनकी पार्लियामेंट ने रफ्फर डाल दिया, उन्होंने कहा जी इतना महंगा जहाज हम नहीं ले सकते, हमें गरीब कौम है। कौन सी कौम? ऑस्ट्रिया। अक्सर लोग जाते हैं पैसे कमाने, एक तो ऑस्ट्रेलिया एक ऑस्ट्रिया। अच्छा जी, वो जहाज ही उन्होंने नहीं लिया। अब वो जहाज ऑक्शन पे आ गया, तो किसने लिया? पाकिस्तान ने अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए ले लिया, नवाज शरीफ साहब के शुरू के दौरों में। तब पाकिस्तान अमीर भी था शायद। फिर क्या हुआ बच्चों? मुशर्रफ ने जहाज देखा, इतने मजे का खूबसूरत, उसने मार्शल्लाह लगा दी उनको जेल में डाल दिया, जहाज पे सैर वो करने लग गया। है जी, है कि नहीं? दुनिया है भाई, चलता। यहाँ एक बंदा घड़ी बेचने के चक्कर में अंदर कर दिया, उधर जहाजों की सैरें होगी, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां गुजरने लगे तो हाथी गुजर जाए और फंसने लगे तो पूंछ फंस जाती है। ये अजीब मुल्क है जी। अच्छा बच्चों, यहां तक कोई चीज मुश्किल तो ये
तो अब ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। हमने ऑस्ट्रिया का वो जहाज ले लिया, अब उस जहाज से अंडे तो नहीं आने, गोश्त तो नहीं आना, मुर्गियां तो नहीं आनी, कुछ प्रोडक्शन तो नहीं होनी। क्या हाल है? जैसे पिछले दिनों आपके वो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, नहीं नहीं आपके, सॉरी वो बच्चा नाराज ही ना हो जाए। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वो जनाब फ्रांस गए ना, तो उन्होंने पूछा कि होटल का कितना किराया लगेगा, इतना। उन्हें पायलट से पूछा कि हम अगर इस वक्त निकल जाएं टोक्यो के लिए कितना टाइम लगेगा। और वल्लाह आलम दूसरा मुल्क मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन बात फ्रांस की है, ये मुझे पता। तो जी 8 घंटे की फ्लाइट है। तो यार होटल छोड़ो, पैसे लगेंगे, मैं जहाज में सो जाऊंगा, मैं जहाज में सो जाऊंगा, तू जहाज चलाता नहीं, होटल का किराया बचेगा। गरीब कौन है? सोचें, देखें आप, अनपढ़ अनपढ़ अंगूठा छाप, जो भी कह लें आप, जाहिल कह लें, जो भी कह लें। तो उसने क्या किया, जहाज में सो गया और पैसे बचा लिए। ईरान का प्राइम मिनिस्टर गया अमेरिका, 5-7 साल पहले की बात। मैंने अखबार में पढ़ा, एक ही सूट के साथ 5 दिन पूरी एक्टिविटीज ने बैठी थी, दूसरा सूट ही कोई नहीं। यहाँ जनाब हमारे एक प्राइम मिनिस्टर साहब होते थे पीपल्स पार्टी के, जो ऊंचा सा बोलते हैं, उनका नाम है कुछ बाद में मुल्तान के। हाँ मुल्तान के, ये मुझे याद है ना, जिनका बेटा अगवा कर लिया था तालिबान ने। अच्छा, तो वो जनाब टाई इटली से मंगवाते थे हैं। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एक आपसे, समझ रहे बात को, एक सूट के साथ 5 दिन की एक्टिविटी एक सूट के साथ। नहीं जी। तो ये क्या है कि हम अशराफिया का इंतखाब करते हैं अपनी नुमाइंदगी पे। वो अशराफिया जब वसाइल देखती है तो पागल हो जाती है। किसी मेरे जैसे मलंग आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, जो बेचारा सैमसंग की घड़ी से जिंदगी गुजार रहा, सैमसंग का मोबाइल, यकीन करें उसने आईफोन पे भी नहीं जाना, उन्होंने कहना बस यही ठीक है जो है मेरे पास। नहीं बच्चों, तो ये है हालात हमारे। चलो हमें क्या लगे, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा बच्चों, अब वो गया, मैं कह रहा था कि जहाज ले लिया, वो जहाज किसी काम आएगा? बिल्कुल नहीं। प्राइम मिनिस्टर को इटली की टाइयां मंगा दे, उससे कोई फायदा होगा? हाँ, उसकी जगह प्लांट मंगवा लेते, कोई रोड रोलर मंगवा लेते, कोई क्रेन मंगवा लेते, तो वो किस काम आता? वो मुल्क की तरक्की के काम आता। लेकिन एक बात है, नाउ मार्शल इज चेंज, अब वो और हो गया, पहले की बातें और थी, अब जहन बहुत बदला इन लोगों का, कि अवाम इन बातों को नोट करते हैं। अब ये लास्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर बने, इन्होंने आखिरी बिल भी हाथ से काट के अपने पैसों से दिया, बच्चे से लेके। मैं प्राइम मिनिस्टर से खाना भी नहीं खाऊंगा। तो ये चेंज है इनमें। लेकिन बहरहाल मैं आपको एक जनरल बात कर रहा हूं कि थे क्या। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई क्या जी, कि आपको याद क्या रखना है। याद ये बातें याद रहेंगी जो मैंने कही। सियासी नहीं, सियासी तो गपशप लगा रहा था ना, जनरल डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का फर्क बता रहा था। मैं आपको जो बता रहा था वो क्या है कि इंजेक्शन तीन कौन कौन से, एक्सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अच्छा, और लीकेजेस तीन कौन से, इंपोर्ट, टैक्सेस और सेविंग। लेकिन ये कौन से वाले टैक्सेस, कौन सी वाली सेविंग, जो सिस्टम से ऑड हो जाए। चले आगे, बात आ गई जीडीपी। जीडीपी क्या बच्चों, किसी भी इलाके के लोग जियोग्राफिकल लोकेशन के अंदर रहते हुए जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे उसे क्या कहेंगे, जीडीपी। तो जीडीपी की इक्वेशन क्या है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, राइट जी। ये है एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड क्या कहता है, इनकम मेथड कहता है रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट किसी कौम के इकट्ठे कर लो तो क्या बन जाएगा, जीडीपी। देखिए मैं एक एक इक्वेशन में एक एक मेथड समझा रहा हूं आपको। ऊपर वाला कौन सा है, सबसे ऊपर वाला कौन सा है, एक्सपेंडिचर मेथड। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जमा कर दें, क्या बन जाएगा, जीडीपी बन जाएगा। अच्छा, इनकम मेथड क्या कहता है बच्चों, रेंट इकट्ठा कर लें, इंटरेस्ट इकट्ठा कर लें, वेजेस इकट्ठे कर लें, प्रॉफिट इकट्ठा कर लें, सारा जमा कर लें, क्या बन जाएगा, जीडीपी बन जाएगा। अच्छा, प्रोडक्ट मेथड कहता है कि गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू जमा कर लो,
तो जीडीपी बन जाएगा। राइट जी। अब तीनों मेथड मैंने एक ही टेबल में कर दिए, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, अब जीएनपी कैसे बनेगा? जब उसमें से नेट प्रॉपर्टी इनकम ऐड कर दो। नेट प्रॉपर्टी इनकम क्या है? जो पैसा यहां से लोगों ने कमाया है वो बाहर ले जाए, आउटफ्लो, और जो हमारे लोगों ने बाहर से कमाया वो इधर आ जाए, क्या कहेंगे? इनफ्लो। तो आउटफ्लो माइनस इनफ्लो। राइट जी, नो प्रॉब्लम। आउटफ्लो माइनस, डन हो गई बात। अच्छा, अब बच्चों बात ये आ गई कि आगे आ गया क्या? शाबाश। एनएनपी। एनएनपी कैसे निकलेगा? उसमें से डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस कर दो। अच्छा, इसमें से हर चीज का एमसीक्यू बनेगा, मेरी बात लिख लें, किसी का भी बन सकता है। वो आपको जीएनपी की एक वैल्यू दे, डेप्रिसिएशन दे, और आपसे कहे निकालो एनएनपी। ये छोड़ें, वो आपको ऊपर से कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दे, और आपसे कहे निकालो जीडीपी। ठीक है, बल्कि जीडीपी दो स्टेप कर देंगे, जीएनपी भी निकालो, साथ नेट प्रॉपर्टी इनकम भी दे दे। और तीन स्टेप भी कर सकता है कि वो साथ डेप्रिसिएशन कॉस्ट उसी टेबल में डाल के आपसे कहे एनएनपी निकालो। ठीक है, एक काम और हो सकता है, वो जीडीपी या जीएनपी दे, साथ आपको जीडीपी डिफ्लेटर दे दे, और आपसे कहे कि चलो रियल जीडीपी की वैल्यू निकालो। तो फिर क्या करोगे? जीडीपी को डिफ्लेटर पे तकसीम कर देना। ठीक है, और एक और काम हो सकता है, एक डिफ्लेटेड वैल्यू दे दे, एक रियल वैल्यू दे के आपसे कहे जीडीपी डिफ्लेटर निकाल दो। फिर क्या करोगे? मॉनेटरी जीडीपी को रियल जीडीपी पे तकसीम कर देना, जो निकलेगा वो क्या होगा? डिफ्लेटर। क्या होगा? डिफ्लेटर। मिसाल के तौर पे उसने मॉनेटरी वैल्यू दी 106 और रियल वैल्यू दी 100, कितना डिफ्लेटर बनेगा? 6%, या 0.06। ठीक है, ये कौन सा जीडीपी है? ये है मॉनेटरी जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। कौन सा बच्चों? नॉमिनल। और ये कौन सा बच्चों? रियल जीडीपी। बन जाएगी बात। तो नॉमिनल जीडीपी कौन सा है बच्चों? 106। और रियल जीडीपी कितना है? 100। तो जीडीपी डिफ्लेटर कितना बना? डिफ्लेटर कितना बना बच्चों? शाबाश, 6%, या 0.06। अब एक और काम हो सकता है, वो के जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू है 1.06, और नॉमिनल जीडीपी है 106। तुम ऐसा करो, मुझे रियल जीडीपी निकाल दो। तो फिर क्या करोगे? रियल जीडीपी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय डिफ्लेटर। तो ये होगा 106 डिवाइडेड बाय 1.06 इक्वल 100 आ गया। इक्वल कितना आ गया बच्चों? 100 आ गया। तो इस तरह दोनों काम हो सकते हैं। डिफ्लेटर और नॉमिनल जीडीपी देगा तो क्या मांगेगा? रियल जीडीपी। और अगर नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों दे दे तो फिर क्या मांगेगा? डिफ्लेटर मांगेगा। क्लियर? एक तो काम ये हो सकता है। दूसरा काम क्या हो सकता है? जीडीपी निकालने का कह दे, जीएनपी निकालने का कह दे, एनएनपी निकालने का कह दे, तो वो सारे फार्मूले आपके सामने हैं जी बच्चे। क्या होते क्या है तीनों? यार तूने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी? क्या कर रहा है तू? रेगुलर नहीं था क्लास में, है ना? रेगुलर था? नहीं यार, नहीं हमारी क्लास का नहीं है, लेकिन टीचर इसका भी अच्छा है। क्या नाम था टीचर का? जीशान साहब ने पढ़ाया हुआ है। नहीं, जीशान अच्छा पढ़ाता है, मेहनत पूरी करता है, ये बच्चा ढीला लगा नहीं। अच्छा चले, एनीवे। तो बहरहाल एनीवे नहीं, लेकिन ये है कि मतलब आपने कोशिश की होगी, कोई बात नहीं, हो जाता है, दुनिया में होता रहता है ऐसा, परेशानी कोई बात नहीं। मतलब ये नहीं आपने कहना कि शायद आपसे कोई पाप हो गया है, घोर पाप हो गया, नहीं नहीं, कुछ नहीं। इंसान है, इंसान भूल ही जाता है। क्या हाल है? इंसान है ना आप, कि नहीं है ना? तो बस ठीक है, इंसान भूलता रहता है। कहते हैं इंसान जो होता है ना वो गलती का पुतला है ना? आपने पढ़ा होगा, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। हम है ना, किस लिए बैठे। अच्छा बच्चों,
वो भी हमारे दोस्त हैं, आप हमारे दोस्त हैं, इसलिए दोनों की हम इज्जत करेंगे। अच्छा बेटा, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, कि हम कहेंगे नॉमिनल जीडीपी क्या है। बेटे नॉमिनल जीडीपी होता है जो पैसों में काउंट होता है। इसमें होता है पैसों में, यानी मॉनेटरी में वैल्यू क्या। अच्छा, जैसे आपके अब्बू की तनख्वाह 1 लाख थी, 2 लाख हो गई, तो मॉनेटरी टर्म में क्या हो गई, डबल हो गई। मॉनेटरी टर्म में क्या हो गई बेटे, तो मॉनेटरी टर्म में 1 लाख से 2 लाख हो गई, डबल हो गई ना। लेकिन पता चला कि कीमतें भी डबल हो गई हैं, 30 रुपए वाली पानी की बोतल 60 रुपए की हो गई है। अब बताओ, अब तनख्वाह नॉमिनल टर्म में डबल हो गई है, लेकिन रियल टर्म में उतनी की उतनी। अब फर्क समझ आया। अब नॉमिनल जीडीपी कौन से वाला था, जिसमें कीमतों का इजाफा हो रहा है। जैसे अब्बू की तनख्वाह 1 लाख से 2 लाख हो गई, इसी तरह 100 थी तो 106 हो गई, बढ़ गई। लेकिन रियल में क्या है, कि हमने जो कीमतें बढ़ी हैं उसकी एक वैल्यू ले ली, उसको हमने क्या कहा, डिफ्लेटर। तो हम क्या करेंगे, हम नॉमिनल वाले जीडीपी को डिफ्लेटर पे तकसीम करके निकालेंगे कि रियल में क्या इजाफा हुआ। तो रियल में वो 100 का 100 ही है, इसका मतलब रियल में इजाफा नहीं हुआ, ये सिर्फ क्या इजाफा था, कीमतों का इजाफा। तो जब भी कभी नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी पे तकसीम करें, तो इसका मतलब आप ये निकालना चाहते हैं कि कीमतों में कितना फर्क आया है। तो जब हमने तकसीम किया तो वैल्यू क्या आई थी, 106। इसका मतलब 6% इजाफा हुआ है कीमतों में। और जब हमने नॉमिनल जीडीपी को डिफ्लेटर पे तकसीम किया, तो तब हम ये देखना चाह रहे थे कि जीडीपी रियल टर्म में बढ़ा है या मॉनेटरी टर्म में बढ़ा है। तो 100 जवाब आने से साबित हो गया कि रियल टर्म में नहीं बढ़ा। किस टर्म में बढ़ा है, नॉमिनल टर्म में या मॉनेटरी टर्म में। क्लियर है बेटे, मुश्किल बात तो नहीं है, बुरा तो नहीं मान गए हमारी बात, पता कोई नहीं ना होता। अच्छा बच्चे, यहाँ तक ठीक हो गई बात। अब डेप्रिसिएशन क्या होती है, जो टूट फूट के अखराजात है वो आपने माइनस किए तो क्या बन गया, जीएनपी एनएनपी बन गया। डेप्रिसिएशन कॉस्ट होती है टूट फूट के अखराजात। क्लियर जी। अच्छा, अब बच्चों पर्सनल इनकम यानी एनएनपी में से अगर आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या करो, जमा कर दो, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन जमा कर दो, ठीक है जी, टैक्सेस कॉर्पोरेट टैक्सेस है, इन तीनों को क्या करो उसमें से, और प्लस कर दो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स, तो ये बन जाएगा क्या, पर्सनल इनकम बन जाएगा। असल में बात पता क्या हुई थी, बात ये हुई थी, हमने ये तय किया था जो मुआवजे लोगों को नहीं मिले वो माइनस कर दो, और जो मिले हैं वो ऐड कर दो, तो पर्सनल इनकम बन जाएगी। रिपीट करता हूँ, कागजों में जो नेशनल इनकम बनी थी, यानी आप एनएनपी को नेशनल इनकम भी कहते हैं ना, जो एनएनपी होता है वो नेशनल इनकम कहलाता है। नेशनल इनकम में से लोगों को जो पैसा मिला है वो जमा कर दो, और जो नहीं मिला वो क्या करो, माइनस कर दो। ऐसा था जी। अच्छा, अब मुझे बताओ, पर्सनल इनकम में एनएनपी आता है और इसमें से आप माइनस करें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये कौन से प्रॉफिट थे, ये शाह भाई, ये शेयर्स के वो पैसे थे डिविडेंड के, कि 100 रुपया डिविडेंड मिलना था, लेकिन उस इदारे ने फैसला किया हम 70 रुपए देंगे, 30 रुपए नहीं देंगे। तो जो नहीं दिए वो माइनस कर दिए, कितने, 30 रुपए जो उसने नहीं दिए। आपकी तनख्वाह में से सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन माइनस हो गया। फर्ज कीजिए 100 रुपया तनख्वाह थी, 5 रुपए रख लिए, रिटायरमेंट के बाद पेंशन देंगे आपको, ठीक है। तो ये मिले तो नहीं ना, कागजों में तो थे, कागजों में तो 100 रुपया था, लेकिन मिले कितने, 95, तो 5 रुपए माइनस करो, ठीक है। और अगर ये कॉर्पोरेट है, पैकेजेस है, नेस्ले है, तो उसके जो टैक्सेस लगे हैं वो भी तो माइनस करो, क्योंकि बंदे दो तरह के होते हैं, एक इंसान होते हैं और एक कॉर्पोरेट होती है। हम दोनों को इंडिविजुअल काउंट करते हैं, हम दोनों को इंडिविजुअल काउंट करते हैं। तो अगर फर्ज करें एक बंदा, उसका नाम है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला एक बंदे का नाम है, तो भाई अब्दुल्ला साहब ने ना शेयर्स खरीदे थे नेस्ले के, तो नेस्ले के शेयर से 100 रुपया उन्हें डिविडेंड आया, तो नेशनल इनकम में कितना लिखा होगा, 100 रुपया। लेकिन जब पर्सनल इनकम करेंगे तो हम पूछेंगे अब्दुल्ला कितने पैसे कम मिले थे, वो कहेगा 70 आए थे यार, 30 रुपए कंपनी ने रख लिए, तो वो 30 रुपए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्यों, चूंकि वो नहीं मिले। फिर अब्दुल्ला पूछे बेटा तेरी तनख्वाह कितनी, वो कहता 100 रुपया, पूरी 100 मिली थी, कहता है नहीं नहीं 100 नहीं मिली थी, 95 मिली थी, 5 रुपए उन्होंने काट लिए थे किसके, सोशल सिक्योरिटी के, तो वो भी हम क्या करेंगे,
माइनस कर देंगे। अब दूसरा बंदा अब्दुल्ला नहीं है, दूसरा बंदा है नेस्ले, कॉर्पोरेट हो गया ना। तो नेस्ले में, नेस्ले बेटा ये बताओ, तुम्हारा 2 करोड़ मुनाफा था, 2 करोड़ मिला? नहीं नहीं यार, 2 करोड़ नहीं मिला, 50 लाख रुपए हुकूमत ने ले लिया था टैक्स में, तो वो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर अब्दुल्ला को बुलाएंगे, अब्दुल्ला कोई ट्रांसफर ऑफ पेमेंट हुई थी इस साल? वो कहेगा हाँ मेरे बेटे को ना स्कॉलरशिप मिला था, उसने एफए में नंबर बड़े अच्छे लिए, उसको स्कॉलरशिप मिला था, तो कोई मेहनत की उसके बदले? कुछ भी नहीं, पैसे मिले जमा कर दो। तो जो नहीं मिला वो माइनस कर दिया, जो मिला वो जमा कर दिया। ऐसा अब्दुल्ला बेटा तुम्हारी शादी हुई थी इस साल, कोई इस्लामिया इकट्ठी हुई? कहते हैं हाँ, बाहर से ना बहन मेरी ने ना $2000 भेजा था। अब वो क्या करेंगे, वो जमा कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब बातें समझ आ रही मेरी? मुश्किल तो नहीं लग रही? अच्छा, अब उसके बाद क्या है, कहता है फिर भी हमारी इनकम डिस्पोजेबल इनकम नहीं बनेगी, उसको डिस्पोजेबल इनकम बनाना है, फिर एक दो पर्सनल टैक्सेस माइनस होंगे। आप कहेंगे सर पहले भी टैक्सेस माइनस हुए थे, अब फिर हो रहे हैं। ये एक टैक्सेस होते हैं जो हमारे हर महीने के साथ साथ कॉर्पोरेट लेवल पे कट डिडक्ट हो रहे होते हैं, तनख्वाह में से भी डिडक्ट हो रहे होते हैं। लेकिन रिटर्न कब जमा होती है, साल बाद। तो साल बाद जो हिसाब होता है उसमें जितने टैक्सेस हम माइनस कर दें तो कौन सी इनकम आ जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम। राइट जी, फिर क्या आ जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी। बात सही है, मुश्किल बात तो नहीं कर दी कोई। अच्छा बच्चों, अब बात ये आ गई कि आप जब कहते हो कि इस पूरे इंडेक्स को देखो, देखो मैंने कंजम्पशन को जमा किया है, ठीक है, और किसको जमा किया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को जमा किया, इन्वेस्टमेंट को जमा किया, एक्सपोर्ट को जमा किया, इंपोर्ट को जमा किया, टोटल क्या आ गया? इसको आप क्या कहोगे बच्चों, ये जीडीपी आ गया। अब इस जीडीपी में से गौर करो कि अगर कोई आपसे ये कहे कि आपने इस जीडीपी को कन्वर्ट करना है किस में बच्चों, जीएनपी में, तो इसमें से क्या माइनस करेंगे, हम क्या जमा करेंगे, नेट प्रॉपर्टी इनकम। फर्ज करें नेट प्रॉपर्टी इनकम आई है हमारी 100 रुपए, वो जमा हो गए, नेट प्रॉपर्टी इनकम, तो ये हो गया बच्चों 2300 रुपया। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया जीएनपी बन गया। अब इस जीएनपी में से कोई कहे टूट फूट के अखराजात आए थे 200, तो मैं कहता हूं इसमें से 200 मैंने माइनस कर दिए डेप्रिसिएशन, 200 माइनस कर दिए क्या, डेप्रिसिएशन। अब ये क्या बन गया बच्चों, 2100। अब ये क्या बन गया, सॉरी 2100, 2100। अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया एनएनपी। एनएनपी को आप क्या कहते हो, नेट नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम भी कहते हो। अब इसमें से बंदों के हिसाब शुरू कर दो, पर्सन के। तो किसी बंदे से पूछो, अच्छा भाई तुम ये बताओ कि इस साल ना तुम्हें कितनी तुम्हारी डिडक्शंस हुई है? वो कहता है यार इस साल ना मेरे आमदनी में से ना सोशल सिक्योरिटी कट गया था, कितना, 100 रुपया। तो सोशल सिक्योरिटी काट देते हैं, कितना काट देते हैं सोशल सिक्योरिटी, 100 रुपया सोशल सिक्योरिटी है, काट देते हैं। फिर उससे हमने जो उसे प्रॉफिट नहीं मिले, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो कितने हैं, फर्ज करें जी वो 200 रुपये हैं, सोशल सिक्योरिटी भी डिडक्ट होगी, और बच्चों क्या माइनस होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी माइनस होंगे। और एक चीज और थी, कौन सी वाली, कॉर्पोरेट टैक्सेस। तो कॉर्पोरेट टैक्सेस कर देते हैं जी 300 रुपये। तो बच्चों पीछे क्या रह गया, 600 निकल गया, 1500। ये 1500 क्या आ गया बच्चों, ये आ गया आपका पर्सनल इनकम। इसमें से पर्सनल टैक्सेस भी माइनस कर दो, 100 रुपये। अब ये 1400 रुपये क्या आ गए आपके, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। लेकिन ये एक बंदे की इनकम नहीं है, पूरी कौम की डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। तो आप बच्चों ने आज एक तो ये निकालना सीखा, दूसरा आपने इस चीज की और बात की है कि नॉमिनल इनकम को रियल इनकम कैसे बनाएंगे, और जीडीपी डिफ्लेटर का क्या रोल। एक चीज और सीख लें, वो क्या है, हम जब भी जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, जीएनपी कैलकुलेट करेंगे, वो हमेशा मार्केट प्राइसेस पे कैलकुलेट होगा। किस पे होगा, मार्केट प्राइसेस पे जो भी चीज कैलकुलेट होगी ना, उसमें दो खराबियां होंगी। अगर किसी ने चाय की पत्ती का डब्बा खरीदा है लिप्टन का,
तो इसके अंदर जो सेल्स टैक्स होगा वो भी नोट करके आ गया, इनडायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब है जो आम जीडीपी है उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स ऐड हुआ होगा। और अगर खाद की बोरी की कीमत नोट की है तो उसने सब्सिडी को काउंट नहीं किया। जैसे 7,000 की बोरी बिक रही थी, वो 7,000 ही लिख के ले आया, लेकिन हर बोरी पर 300 रुपया हुकूमत दे रही थी, 3,000 रुपये। तो बोरी तो 10,000 की थी, लेकिन वो कितने की काउंट करके ले आया? इसका मतलब है दो चीजें गलत काउंट करके आ गए। एक, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि बाहर हाल नहीं गए कंपनीज को, तो ये गलती से ऐड हो गए। और सब्सिडी गलती से ऐड नहीं हुई। अगर हमें कोई कहे कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बना के दो, तो हम इसको उल्टा कर देंगे। क्या? हम इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे और सब्सिडीज को ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो जीडीपी है वो फैक्टर कॉस्ट पे चला जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने इसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या किए हुए हैं? माइनस किए हुए हैं, और सब्सिडीज इसके अंदर ऐड की हुई हैं। तो इससे जीडीपी किस पे चला गया? फैक्टर कॉस्ट पे। फिर उसके बाद हमने फिर नेट प्रॉपर्टी इनकम अब्रॉड इसमें क्या की है? ऐड की है। किस हो गया ये? क्या बन गया? जीडीपी। और फिर उसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस की, तो क्या बन गया? एनएमपी। क्लियर जी? तो ये इसके अंदर ट्रीट हुआ है, मेरे नोट्स में मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है जी? कहता है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ लीकेज फ्रॉम द सर्कल फ्लो ऑफ इनकम। इसमें से लीकेज कौन सा नहीं है? अच्छा, ए ऑप्शन ऊपर रहेगा, एक लीकेज नहीं है। लीकेज कौन सा नहीं है? तो बच्चों की राय ये है, एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन गुड्स। अच्छा, फॉरेन गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर है एक्चुअली वो इंपोर्ट है। ठीक है। अच्छा, और जो कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं वो भी लीकेज है, सेविंग भी लीकेज है। तो ये चारों ही आपने कहा था। एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन गुड्स, तो ये इंपोर्ट हो गई ना बच्चों। तो इंपोर्ट लीकेज होता है कि नहीं होता? होता है। अच्छा, और टैक्सेस लीकेज होते हैं, और सेविंग लीकेज होती है। सिर्फ रिटायरमेंट पेंशन जो है ना, इसको हम लीकेज में काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें से जो है, जो भी चीज आप पकड़ेंगे वो सारी की सारी क्या है, गलती से क्या डाल दी इन्होंने? लीकेज में डाल दी। ठीक है जी? अच्छा, तो अब रही बात क्या, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ लीकेज। तो ये कहता है कि कौन से वाला लीकेज नहीं है। तो ये हमें बता रहा है कि भैया इसमें जो है ना, रिटायरमेंट पेंशन फंड जो है ये नॉन इशू डाल दिया इन्होंने। क्या डाल दिया? नॉन इशू डाल दिया, यानी इशू ही नहीं है। भाई हमने तो यही तीन पढ़े थे ना, सेविंग है, टैक्सेस हैं, क्यों भाई? सेविंग है, टैक्सेस है, और इम्पोर्ट है। पढ़ेंगे नहीं पढ़े आपने? अभी पढ़े। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब देखो, कहते हैं ड्यूरिंग अ ईयर कंट्रीज नेशनल इनकम इन मनी टर्म्स कितनी है भाई? 6%। और प्राइसेस इंक्रीज हुई 4%, और टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ 2%। व्हाट इज अप्रोक्सीमेट चेंज इन रियल पर कैपिटा इनकम? अब ये जो है ना, उसने अपनी आपकी सेंस का एग्जाम ले लिया। क्या? देखिए, प्राइसेस अगर 6% बढ़ी हो, 4% है जी। नहीं, कहता है कि मनी इनकम में 6% इजाफा हुआ। तो इसको कैसे करें हम इसको ऐसे करते हैं कि देखो भाई, अगर किसी की आमदनी थी कितनी, शाबाश, कितनी आमदनी थी? फर्ज करें उसकी आमदनी थी 1,000, आबादी थी 10 बंदों पे मुश्तमिल, तो पर कैपिटा इनकम कितनी बनी? 100 रुपये। मिसाल दे रहे हैं ना समझाने के लिए। जब भी ऐसा हो ना, अजम्पशन ले ले बंदा। अब उसके ऊपर हमने ये कहा कि भाई उसकी आमदनी में 6% का इजाफा है, इसका मतलब 1,000 कितना बन गया? 60। और आबादी में इजाफा कितना कह रहा है? ठीक है ना? अच्छा, आबादी में इजाफा हुआ 2%, तो अब कहता है इट मीन्स दैट, और कीमतों में इजाफा क्या हुआ? शाबाश,
4%। तो 160 1060 को इशारिया 104 पे तकसीम कर दिया, क्या आ गया? 100 1019, बल्कि 1020 कर देता हूँ ना मैं, 1020 कर देता हूँ। अब जरा रिपीट करो। पहले आबादी थी 1000, 10 बंदों, 10 की आबादी, सॉरी 1000 थी उसकी, क्या 10, 1000 थी उसका जीडीपी, आबादी थी 10 की, तो पर कैपिटा इनकम 100 बनी। ठीक है। अच्छा, अब क्या कहता है? कहता है उसकी आमदनी में 6% इजाफा हो गया, तो 6% इजाफा किया तो कितना बन गया? 1000 नहीं, 6% है ना बच्चे, तो ये तो 1060 बनेगा ना, 60 बनेगा। और कीमतों में इजाफा कितना हुआ? 4%। तो डिफ्लेटर की वैल्यू 104 कर दी मैंने। डिफ्लेटर की वैल्यू जब 160 को 101.4 पे तकसीम किया, ये बन गया 1020। और आबादी में इजाफा कितना हुआ है? 2%। तो 2% का इजाफा क्या होगा? 10.2 ना, 10 बंदों पे 2 बंदे ऐड हो जाएंगे ना, 2%। तो हमने उसके ऊपर डिवाइड कर दिया, तो क्या बन गया? 100 वापस आ गया। तो इसके अंदर कोई इजाफा नहीं होगा, क्योंकि 6% के इजाफे में से 4% प्राइसेस का इजाफा खा जाएगा और 2% आबादी खा जाएगी। 2% आबादी खा जाएगी, तो 4 वो खा गया, 2 वो खा गया, तो बाकी तो खत्म हो गया। यानी 6% ग्रोथ आई, 4% कौन खा गया? डिफ्लेटर। और 2% खा गया कौन? आबादी। तो पीछे क्या रह गया? ठीक है। वैसे भी हो जाए जुबानी भी, तो ये मैंने जरा न्यूमेरिकल बना के दिखाया कि कभी ऐसा फंस जाओ तो यूं कर लेना, अजम्पशन कर लेना। ठीक है। और उससे वो अंदाजा लगा लो, वो के ऑप्शन पुट करके आना वहां पे, कैलकुलेटर साथ ले जाना। ठीक है। अच्छा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डायरेक्टली रिजल्ट इन इंक्रीज इन चाइनाज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? Directly, which of the following will directly result in increase in China's gross national product? कहता है increase wages earned in Malaysian owned factory in China, increase import of goods and services, increase outflow of net property income, increase in taxes on domestic expenditure। वो क्या कहता है? कहता भाई इजाफा पता है क्या है? कि increase wages earned in Malaysian owned फैक्ट्रीज। क्यों? कि मलेशिया की फैक्ट्री के वर्कर्स की जो उजरत है वो जीडीपी का हिस्सा है। क्यों भाई? भाई जीडीपी का हिस्सा है ना वेजिस, तो वेजिस बढ़ी तो जीडीपी बढ़ गया ना। 1000 रुपया कमाने वाला 2000 कमाए तो जीडीपी में इजाफा ही होगा। लेकिन अगर इंपोर्ट पे खर्चा किया तो क्या होगा? लीकेज होगा। अच्छा, अगर इंक्रीज हो गया आउटफ्लो ऑफ नेट प्रॉपर्टी इनकम, तो तुम्हारा पैसा बाहर जा रहा है। और दूसरा, इंक्रीज हो गया टैक्सेस ऑन डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेस भी लीकेज, इंपोर्ट भी लीकेज, और नेट प्रॉपर्टी इनकम क्या है? एक्चुअली इंपोर्ट है। क्लियर जी? अच्छा बच्चों, देखिए ना, आपने इसका मतलब नेट प्रॉपर्टी इनकम आपने बाहर से इंपोर्ट किया है, ये इंपोर्ट होता है ना। फर्ज करें मैंने दयावीर भाषा डैम की फिजिबिलिटी बनवाई है, तो मैंने सर्विसेज इंपोर्ट की है ना, तो इंपोर्ट लीकेज ही होता है, तो उसकी फीस तो देनी पड़ेगी, है ना। तो इंटेलेक्चुअल मैंने सॉफ्टवेयर इंपोर्ट किया है। अच्छा बच्चों, कहते हैं कंट्रीज जीडीपी डिक्लाइन बट द वेलफेयर ऑफ इट्स पॉपुलेशन राइज, व्हाट कुड एक्सप्लेन दिस? एक मुल्क की आबादी में इजाफा हुआ लेकिन वेलफेयर, क्या हाल है बच्चों? A country's GDP declines but welfare of its population increases, कहाँ से पता चलेगा? क्या हाल है बच्चों? कहता है ये पता लगेगा तुम्हें किससे? सी से, राइज इन पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज का मतलब ये है कि कुछ ऐसी चीजें जिनके दूररस फायदे होंगे, जैसे एजुकेशन बढ़ गई तो लॉन्ग रन में हमारी आमदनियां बढ़ेंगी। ठीक है जी। अच्छा, हमने आबादी को वैक्सीनेशन कर दी, लॉन्ग रन में क्या होगा? लोगों की सेहत अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर
फॉल इन लेयर टाइम आया, समझ रहे हैं? लोग बेचारे पिट रहे हैं, मुशक्कत कर रहे हैं, ये वेलफेयर तो नहीं है। जैसे आप मुझे देख लें, काम करना चाहिए 8 घंटे, करते कितना है? 16 घंटे। करते कितना है? 16 घंटे। तो ये वेलफेयर तो नहीं है, ये तो एक्सप्लॉयटेशन है, कि पढ़े लिखे बंदे को पीस के रखा हुआ है। एक ही काम में इतनी आमदनी होनी चाहिए तो उसके घर का खर्चा अच्छी तरह चल जाए। अच्छा बच्चों, उसके बाद क्या है? साइज ऑफ सबसिस्टेंस सेक्टर, फॉल इन साइज ऑफ सबसिस्टेंस सेक्टर का फॉल हो जाए साइज का। और आगे क्या बच्चों? ए राइज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन, आबादी बढ़ जाए। आबादी के बढ़ने से तो हमेशा पर कैपिटा इनकम डाउन ही जाएगी। क्या हाल है बच्चों? ठीक है ना बच्चों? अच्छा, अब आ जाए क्या जी? इंफॉर्मेशन इन टेबल इज टेकन फ्रॉम द नेशनल इनकम, जिसके अंदर नेशनल इनकम है, कंज्यूमर स्पेंडिंग है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, टैक्सेशन है, एक्सपोर्ट है। करना क्या है जी बच्चों? करना क्या है ये तो मैं भूल ही गया। इंपोर्ट बतानी है। आपने क्या बतानी है? ऐसा सवाल आ सकता है ना, निकाल सकता है बंदा। कैसे जी? एक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। बंदा इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो पुट कर दे, एक अननोन की वैल्यू रह जाएगी, कौन सी? इंपोर्ट की, तो वैल्यू आ जाएगी। बताओ, y की जगह क्या लिखेंगे? 580, की जगह क्या लिखेंगे? 200, इन्वेस्टमेंट की जगह 75, 75, गवर्नमेंट की जगह 150, टैक्सेशन की को छोड़ दें, एक्सपोर्ट की जगह क्या लिखेंगे? 125। इंपोर्ट की वैल्यू आ जाएगी। क्या हाल है बच्चों? आ जाएगी ना? क्यों भाई? जी बच्चों, 50, ये ऑप्शन दिया होगा, 100, 50, 150, आपने उसमें से ऑप्शन पिक कर लेना। ठीक है जी? ये देखो, ये मैंने भी कोशिश की हुई है, देखो सही निकाला है। ठीक है, वो पुट किया, इधर क्या आया? माइनस आ गया, दोनों साइड माइनस काटा तो क्या रह गया? 50। ठीक है जी, ये सवाल आ सकता है पेपर में आपको। अच्छा जी। ऑल ऑफ द वर्क शुड बी काउंटेड इन जीडीपी। सर ये क्वेश्चन बता दें क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? होंडा मेड इन कंट्री, हेयर कट, होम बिल्ट इन 1980, फर्स्ट सोल्ड इन 89। तो इसमें क्या कहना, क्या है कि जो नहीं काउंट हो रहा वो बता दो, है ना? यही होगा ना? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एक्सक्लूडेड, हाँ, जो काउंट नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, इसके अंदर कौन सी चीजें नई है, कौन सी पुरानी है? सब बच्चे बताओ मिलके मुझे। होंडा की कार नहीं है, शामिल होनी चाहिए जीडीपी में। नई गाड़ी है। अच्छा, हेयर कट किसी ने किया है, पैसे लिए हैं, शामिल होने चाहिए? होने चाहिए। अच्छा, किसी ने एक होम बिल्ड किया था 1988 में, अब वो दोबारा सेल कर रहा है, क्या ये जीडीपी में शामिल होगा? क्यों? ये रीसेल। बेटे जवाब मिल गया। अच्छा बच्चों, चलो जी, आगे बात आ गई जी। क्या कहते हैं? एक गवर्नमेंट यूजेस रियल पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, व्हाट डज इट्स नॉट टेक इनटू काउंट? एक बंदा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैलकुलेट कर रहा है, कौन सी चीज उसे काउंट करनी नहीं चाहिए? जी बच्चों, वो कहता है कि भाई इसके अंदर जो काउंट होने वाली चीजें हैं वो हैं आपकी कौन कौन सी? शाबाश। उसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये इसका नॉट रिलेटेड विद व्हाट ऑफ, इसका इनकम, उसके इसका अकाउंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता। अकाउंट के साथ कोई ताल्लुक, कंजम्पशन के साथ ताल्लुक बनता है। हाँ, लेवल ऑफ नेशनल इनकम काउंट होगा डिस्पोजेबल इनकम में, साइज ऑफ पॉपुलेशन भी मैटर कर सकता है, और एवरेज प्राइस लेवल भी काउंट कर सकता है, लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यहाँ मैटर
नहीं करता, क्योंकि हमारा जो तरीका है उसमें आमदनी को आबादी पे तकसीम करते हैं। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन को मेजर करने का कोई फार्मूला नहीं है, ना हमने बनाया। अच्छा बच्चों, व्हाट इज लाइकली टू इंक्रीज द जीडीपी पर वर्कर इन ए डेवलपिंग इकोनॉमी? व्हाट इज लाइकली टू इंक्रीज जीडीपी पर वर्कर इन ए डेवलपिंग इकोनॉमी? जी बच्चों। हाँ जी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ, ये क्या कहता है? नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज इन इंडस्ट्री मूव फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। तो कहता है डिक्रीज इन द नंबर ऑफ, ए डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल, ए डिक्रीज इन द नंबर ऑफ इंगेज इन सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। हम सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर से बंदे निकालें और उसे इंडस्ट्री पे लगा दें। ठीक है जी। तो कहता है, सवाल क्या है, व्हाट इज लाइकली टू इंक्रीज द जीडीपी पर वर्कर इन डेवलपिंग इकोनॉमी? असल में फर्ज करो एक तरफ बन रहे हैं ट्रैक्टर, एक तरफ बन रहे हैं ट्रैक्टर, ठीक है जी, और दूसरी तरफ बच्चों क्या बन रहे हैं? नहीं नहीं, खेत। अब एक खेत में दो बंदों की जरूरत है, एक खेत में दो बंदों की जरूरत है, लेकिन हमने खामखा तीसरा बंदा जबरदस्ती इसमें लगाया हुआ है, जिसकी जरूरत नहीं है, लेकिन छोटा भाई होने के नाते उसको भी बीच में रखा गया। बंदे कितने चाहिए? दो। अगर हम चाहते हैं कि पर वर्कर जो हमारा जीडीपी है उसमें इजाफा हो, तो हमें ये जो वर्कर हैं जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, इनको निकाल के किधर लगा देना चाहिए? इंडस्ट्री में। ठीक है, इनको निकाल के किधर लगा देना चाहिए? इंडस्ट्री में। चूंकि ये देखने में मसरूफ लग रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये बेरोजगार है, हकीकत में ये वहां ये वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन निकल के उधर जाएंगे तो अच्छा काम कर सकेंगे। लिहाजा व्हाट इज लाइकली टू इंक्रीज जीडीपी पर वर्कर इन ए डेवलपिंग कंट्री? ए डिक्रीज इन नंबर इंगेज इन सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो सर जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है वहां से निकाल के इन्हें दूसरी जगह लगा दो। क्लियर जी? मुश्किल बात तो नहीं कर दी मैंने कोई? अच्छा, राइट जी। तो ये कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम में वैसे नहीं था, लेकिन आ गया पेपर में, तो फिर बताना पड़ेगा। तो सबसिस्टेंस वो होते हैं जो फालतू वर्कर होते हैं, जिनकी जरूरत नहीं होती, खामखा रखे होते हैं। ठीक है ना, खामखा रखे होते हैं, काम उनका कोई नहीं होता। जैसे सीएफई में को मिसाल दे दें, मेरा नाम ही ना ले लेना, ओ अब्दुल्ला। अब्दुल्ला तो नाम है तो इधर काम ही नहीं होना, कोई और नाम लो। है, शादी आपके सामने भी काम करके गया? नहीं, वो देखो वहाँ देखा, मुझे पहले ही शक था कि ये सीधा सलीम साहब पे जाएंगे। मुझे पहले ही शक हो गया था। मैं समझता हूँ आप लोग, यानी आप समझ सलीम साहब यहाँ बेकार है। चलो कोई नहीं, आपकी मर्जी। अच्छा बच्चों, अच्छा जी, तो ऐसे वर्कर्स जो यूट्यूब देखते नहीं बैठ के और काम कोई भी ना करें, तो इसका मतलब है वो सबसिस्टेंस में है, उनको निकाल के किसी और जगह लगा देना चाहिए। नहीं, एक मसला ये है कि दूसरा भी तो कोई लगाने को तैयार हो। इधर तो घर वाले कहते तू घर पर बद हो जाएगा। है जी। अच्छा बच्चों, द इंफॉर्मेशन इन टेबल इज टेकन फ्रॉम द कंट्रीज नेशनल इनकम अकाउंट्स। जी बच्चों, अब क्या कह रहा है? कह रहा है अब एक्सपोर्ट बताओ। ये भी वाला सवाल दोबारा आ गया। अब निकाल लोगे उसी इक्वेशन में सारा कुछ पुट करना, तो क्या आ जाएगा बच्चों? एक्सपोर्ट आ जाएंगी, देखो। ठीक है ना, देखो 600 की जगह 600, 400, 800, सॉरी 80, 100, और उधर पुट किया तो जवाब क्या आ गया? 140। निकाल लोगे? ये सवाल लाजमी आएगा पेपर में, लग रहा है। इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, व्हाट इज नॉट अ लीकेज फ्रॉम सर्कल फ्लो ऑफ इनकम? जो लीकेज नहीं है, क्या है बच्चों? क्या ख्याल है बच्चों? जो लीकेज नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स जो है ना, ये लीकेज, ये और इशू है। हमने हमें जो लीकेज पढ़ाए थे वो कौन से पढ़ाए थे?
हम तो ज़ाहिर है वही जानते हैं ना, इंपोर्ट, इनडायरेक्ट, वो जो टैक्सेस हैं और अनडिस, और क्या है, शाबाश, सेविंग्स आ गई। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? अच्छा, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कंपनी की सेविंग होती है ना, कि मैं, है तो आमदनी ना, 100 रुपया कमाया, डिविडेंड का 100 रुपया, 30 रुपये रख लिए, किस लिए, अगली अगली चीज पे यूज करेंगे। तो हुकूमत कहते हैं क्या है, निकल गए पैसे। अच्छा बच्चों चलिए, अब क्या बच्चों, ये क्या आ गया, व्हाट इज लाइकली टू इफेक्ट द एन ऑयल प्राइस इंक्रीज ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी में ऑयल की प्राइसेस कब बढ़ेंगी? तो ये कहता है ए डिक्रीज इन द रेट ऑफ ग्रोथ। ये क्या बात हुई? व्हाट इज लाइकली टू इफेक्ट ऑन द ऑयल प्राइसेस इंक्रीज इन द ग्लोबल इकोनॉमी। अगर ग्लोबल इकोनॉमी में ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी तो इसका असर किस चीज पे पड़ेगा, ये पूछना चाह रहा है ना। तो अगर ग्लोबल इकोनॉमी में तेल महंगा हो गया तो कहता है ग्रोथ रेट डिक्रीज हो जाएगा। वो क्यों? क्या हाल है बच्चों? क्यों जी? देखो, ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। ऑयल की ग्रोथ अगर कम हो गई, ठीक है जी, ऑयल की कीमत बढ़ गई तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। लेकिन ऑयल बाज इंडस्ट्रीज को नसीब ही नहीं होगा, बिजली की प्रोडक्शन कम होगी तो ग्रोथ भी कम हो जाएगी, तो इससे ग्रोथ में कमी आएगी। क्लियर बच्चों? अच्छा, कह रहे हैं कि एक चीज की समझ नहीं आ रही, वो है, हाँ, बात ये, व्हाट इज लाइकली टू इफेक्ट इफेक्ट ऑन ऑयल प्राइस इंक्रीज ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। तो ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाएगी, ये कह रहा है वो। तेल कम होगा, मशीनें कम चलेंगी, आउटकम कम आएगी तो ग्रोथ रुक जाएगी, ये कह रहा है। अच्छा, अब बात क्या आ गई कि कह रहा है कि जीडीपी डिफ्लेटर। देखिए बेटा, नॉमिनल नेशनल इनकम को ना तकसीम कीजिएगा, नॉमिनल नेशनल इनकम को या जीडीपी को तकसीम कीजिएगा रियल नेशनल इनकम से, तो आपका जीडीपी जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा। ये मैंने फार्मूला बताया। और अब इन तीनों में से दो चीजें पता हो तो तीसरी आप मालूम कर सकते हैं मैथमेटिक्स के मुताबिक। अच्छा जी जी, जी बच्चों, सही कह रहा है। कहता है जीडीपी इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ सर्कल फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। सही कह रहा है, ये उसकी ग्रॉस रियल इनकम है, ठीक है जी। अच्छा, कहता है इफ देर इज रिडक्शन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग देर विल नॉट बी नेसेसरी टू बी फॉल इन द नेशनल इनकम इफ देर इज एन इंक्रीज इन। कहता है कि अगर रिडक्शन आ जाए गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, ठीक है, देयर इज नॉट नेसेसरी टू बी फॉल इन नेशनल इनकम इफ देयर इज, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दे, लेकिन इसमें से कौन सा ऐसा अमल होगा जिससे फिर भी नेशनल इनकम में कमी नहीं आएगी? जी, 1 और 3 एक्सपोर्ट बढ़ा दें तो वो लीकेज हुआ है, लेकिन ये दो इंजेक्शन उसको अकोमोडेट कर सकते हैं, बल्कि इनमें से एक भी अगर बड़ा इंजेक्शन बन गया तो मसला हल हो जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? नो प्रॉब्लम जी, गुड हो गया। अच्छा बच्चों, आगे क्या है जी, ये देखिए, ये सवाल बड़ा अहम है। ये सवाल ना फिजिकल पॉलिसी को साथ में लाके बनाया गया, जीडीपी के कॉन्सेप्ट को। कहता है कि फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द ओपन इकोनॉमी, जिसमें क्या दिया हुआ है, गवर्नमेंट की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, एक्सपोर्ट दी हुई है और इम्पोर्ट दी हुई है। अब वो कहता है कि अगर नेशनल इनकम में वाई डी डिस्पोजेबल इनकम है विच इज इक्वल टू 70% ऑफ नेशनल इनकम, 70% ऑफ नेशनल इनकम, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो देखिए, आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, सी की जगह सी पुट कर दिया, तो सी की जगह सी पुट करेंगे ना। अच्छा देखिए, एक मिनट तक गौर करना है आपने, मेरी तरफ देखना है। देखिए, आई की जगह 300 पुट करना है, ये तो आपको नजर आ रहा है। जी की जगह 600 पुट करना है, ये नजर आ रहा है आपको। एक्सपोर्ट की जगह 500 पुट करना है, ये भी आपको नजर आ रहा है। अच्छा, इंपोर्ट की जगह 0.828 वाई पुट करना है, वाई आमदनी, इनकम पुट हो गई, सही हो गई बात, ये तो आपको पता है। एक मसला पड़ गया, वो क्या, कि सी की जगह क्या पुट करना है। तो सी की जगह उसने एमपीसी की वैल्यू दी हुई है तुम्हें कितनी,
70%, यानी 0.7। ठीक है, उसने क्या दी हुई है 0.07 होगा, 7% होती, तो ये 0.7 उसने क्या दिया हो तुम्हें, एमपीसी। तो एमपीसी कितना बनेगा, आमदनी का 70% वो खर्च कर रहा है, तो ये उसका कंजम्पशन हो गया। आमदनी का 70% वो खर्च कर रहा है, तो इसका कंजम्पशन हो गया। तो कंजम्पशन की जगह क्या पुट कर देंगे, 0.7। साथ ये वैल्यू 0.4 की रखनी पड़ेगी, तो वो खर्च कर रहा है 0.7, और 0.4 पहले से है, तो सी की जगह सी की वैल्यू पुट करो ना। तो वो वैल्यू आपने पुट कर दी, और वो वैल्यू थी पहले 0.4 YD, और फिर YD की वैल्यू जो है वो कितनी बनती है, वो बनती है 0.7, यानी डिस्पोजेबल इनकम। तो वो अपनी आमदनी का 70% खर्च कर रहा है, तो YD की जगह क्या पुट करोगे, 0.7। जब पुट करोगे तो ये भी 0.28, ये भी 0.28, तो उसे सिंपल करके ये दोनों कट हो गए, आंसर कितना आ गया, 1400 बन जाएगा। क्लियर। फिजिकल पॉलिसी, इसमें वो टैक्स को भी डाल सकता है ना बीच में, अभी मैं बताता हूँ आपको। ये क्लियर हो गया आपको, ये कैसे कि आपको एक ही चीज में कंफ्यूज किया है कि 0.4 YD वहां डिस्पोजेबल इनकम लिख दिया, और 60 ये बता दिया कि वो आमदनी का 70% खर्च कर रहा है, तो Y को 0.7 से मल्टीप्लाई कर दो। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। अच्छा बच्चों, जी जी जी, नोट करना, समझ नहीं आया, देखना मेरा बेटा। इन्वेस्टमेंट की जगह 300 सही लिखा हुआ, गवर्नमेंट की जगह 600 सही लिखा हुआ, एक्सपोर्ट की जगह 500 सही लिखा हुआ है, इंपोर्ट की जगह 0.28 सही लिखा हुआ है। 0.28 इंपोर्ट, आमदनी का इतना हिस्सा इंपोर्ट पे खर्च हो रहा है, सारी चीजें वैसे ही हुई हैं। अच्छा, अब देखो इसने पहले पुट किया है क्या, इसने पहले पुट किया है सी की जगह 0.4 YD, किसकी जगह पुट किया है, सी की जगह ना, ये सी लिखा हुआ है। और डिस्पोजेबल इनकम किसके बराबर है, 70% ऑफ, क्योंकि 70% खर्च करता है ना आमदनी का डिस्पोजेबल इनकम, तो ये YD है 0.7 के बराबर, 0.7 Y के। तो YD की वैल्यू उठा के YD की जगह पुट कर दो, तो ये 0.4 इंटू 0.7 Y आ गया। अब ये वाला अंदर जरब खाएगा तो क्या बन जाएगा, 0.28 Y बन जाएगा, ये बना हुआ। क्लियर। यानी सी की वैल्यू दो स्टेप में आई है, एक उसने पहले डिस्पोजेबल इनकम की जगह YD लिख दिया, और नीचे जाकर डिस्पोजेबल इनकम की वैल्यू निकालने का तरीका बता दिया कि आमदनी का 70% खर्च हो रहा है, तो 7 को Y से जरब दे दो, 0.7 को, तो ये 70% खर्च हो जाएगा ना। ये देखो, अगर 100 रुपया तुम्हारी आमदनी हुई, तो 0.7 खर्च करोगे तो कितना बन जाएगा बेटा, 70 बन जाएगा ना। ठीक है, तो इसलिए 0.7 से उसे मल्टीप्लाई कर दिया। याद रहेगा बच्चों, लड़ाई क्यों कर रहे हो। चार बच्चे हो, तीन चार, और वो भी लड़ाइयां कर रहे हो, समझ आ रही बेटे बात। तो पहले YD पुट करो ना वहाँ डिस्पोजेबल इनकम, लेकिन फिर डिस्पोजेबल इनकम की वैल्यू भी निकालो, और वो कितनी है, आमदनी का 70% खर्च हो रहा है, आमदनी Y के बराबर होती है, तो 0.7 70% हो गया, वो उसकी जगह पुट हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। खांसी हो रही है तुम्हें, नहीं वो फिर इससे ना होता है कि पता नहीं क्लास में कोविड फैला हुआ है, क्या हुआ, इंप्रेशन गलत है। अच्छा, संडे तक क्लासेस करेंगे हम, संडे को भी कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं अब ये करूंगा ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले पकड़ लूंगा ना, जैसे इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, 13वां चैप्टर जरा पहले पकड़ लेते हैं, बाकी आप हैंडल कर लेंगे। अब अब इम्पोर्टेंट चैप्टर पहले पकड़ते हैं, वो इम्पोर्टेंट है सर, इन्फ्लेशन मनी, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर चैप्टर 4, सेकंड नंबर इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट का, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर 4 है। और उसके बाद चैप्टर 4 में से 8 भी आ जाते हैं बात पर, चूंकि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन है। तकरीबन पहले चैप्टर में से 2 आ जाएंगे, दूसरे में से 2 आ जाएंगे, तीसरे में से 3 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं,
तो अगर आप देखें तो 30 या 32 नंबर मुकम्मल करने हैं माइक्रो में से। तो अगर 2 2 2 6 दूनी 12, अभी कितने बचे हुए हैं? अभी 18 नंबर हो रहे हैं, वो सारे फोर में से कवर करेगा जा सारे। तो उसको जरा अच्छी तरह करें, और इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बगैर कोई पेपर नहीं बनता, इसलिए वो भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चों, अब कहता है अज्यूम करो कि 2017 में नॉमिनल ग्रॉस इनकम जो थी ना तुम्हारी कंट्री की, वो 500 थी, और प्राइस इंडेक्स था 200। और इफ प्राइस इंडेक्स जो है वो 150 होता 2010 में, तो व्हाट वुड बी द रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन 2017? तो वो कहता है देखो भाई, बात ये है, जब 2017 में 200 वैल्यू आई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो 500 था तुम्हारा जीडीपी। और अगर यहाँ 150 हो, तो उसी जीडीपी की वर्थ कितनी बनेगी? उसी जीडीपी की कितनी वर्थ बनेगी? तो उसने ये किया कि 150 को 200 पे तकसीम कर दिया, और मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ? 50 के साथ। कैसे? कि जो उस साल का रेट है उसको इस साल के सीपीआई पे तकसीम करके प्राइसेस का जो चेंज है वो निकाल लिया। इसका मतलब है, जो चीज 100 रुपए की थी ना, 100 रुपए की थी 2010 में, यहाँ आने तक वो 75 रुपए रिड्यूस हो चुकी है, यानी वही चीज है 100 रुपए वाली 150 की हो चुकी है, महंगी हो चुकी है। ठीक है? यहाँ 150 वाली चीज यहाँ आने तक कितने की हो गई है? 200 की। तो उसकी कीमत में 25% इजाफा हो चुका है। जो चीज 2010 में 150 की थी, अब कितने की हो गई है? 200 की। उसमें 25% का इजाफा हो गया। अब वो कहता है ये जो 500 इनकम आज की है, ये उस जमाने की कितनी होगी? हाँ, 25% कम कर दें आप उसको। उसको कम करने का तरीका क्या है? जो उस वक्त की कीमतें थी, जो आज की कीमतें हैं, दोनों की रेशियो निकाल दो। ठीक है? लेकिन अगर उसने मुझे उस वक्त की आमदनी दी होती, 375 दिए होते, और पूछ रहा होता कि यहाँ क्या इनकम होगी, तो फिर मैंने 200 ऊपर कर देना था, 150 नीचे कर देना था। कैसे? 375 मल्टीप्लाई बाय 200 तकसीमे 150, तो वो आ जाना था 500। ठीक है? तो जब रिवर्स जाना हो, तो पिछली रेशो ऊपर और नई रेशो आगे। रिपीट करता हूं, अगर रिवर्स गियर लगाना हो तो क्या करोगे? मेरी बात नहीं सुन रहे। जब रिवर्स गियर लगाना हो तो क्या करोगे? पिछला सीपीआई ऊपर और करंट सीपीआई नीचे। और जब आगे जाना हो तो फिर क्या करोगे? करंट ऊपर और पिछले वाला नीचे करोगे। ठीक है? रिवर्स गियर लगाना है तो उस जितना रिवर्स जाना है उसका सीपीआई ऊपर आएगा, और अगर फॉरवर्ड जाना है तो करंट सीपीआई ऊपर आएगा। क्लियर? कि आज के हिसाब से उस वक्त जीडीपी कितना था, तो क्या करेंगे? उस जमाने का सीपीआई ऊपर और आज का सीपीआई नीचे चला जाए, और मल्टीप्लाई होगा आज के जीडीपी से, तो वो आज का 500 उस वक्त का 375 था। और अगर 375 देके पूछा हो कि आज का वो 375 आज का कितना बनता है, तो फिर करंट ऊपर और प्रीवियस उस जमाने का नीचे करके उससे मल्टीप्लाई कर दें। सही होगी बात? अच्छा बच्चों, इफ ग्रास आउटपुट ऑफ कंट्री इन द करंट ईयर इज 5000 एंड प्राइस ऑफ आउटपुट इन करंट ईयर इज 100 रुपए पर यूनिट, इन द बेस ईयर कितना था? 50 रुपीज, एंड रियल जीडीपी मुल्क का कितना होगा? जी बच्चों, अब फिर वही बात आ गई। अब वो सवाल क्या आ गया? जीडीपी पिछला दिया हुआ है, जीडीपी पिछला दिया हुआ है, और प्राइस इंडेक्स भी पिछला भी दिया हुआ है, आज का भी दिया हुआ है। तो अब उसने क्या किया बच्चों? आज का प्राइस इंडेक्स 50 है, उस जमाने का क्या था? 100। ठीक है? तो उसने क्या किया कि भाई, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें निकालना है, कैलकुलेट करना है ना आज के हिसाब से। तो आज का सीपीआई ऊपर आ गया, करंट सीपीआई, और प्रीवियस सीपीआई नीचे आ गया। राइट जी? हो जाएगा मसला हल? क्यों भाई?
मुश्किल बात तो नहीं है। बेस ईयर को करंट में लेके जाना, करंट को बेस में लेके आना। अगर बेस में जाना हो तो पिछले वाला ऊपर और आज वाला नीचे, और अगर आगे जाना हो, आज का निकालना हो, तो करंट ऊपर और प्रीवियस नीचे आ जाएगा। अच्छा भाई, अब क्या, फॉलोइंग डाटा रिलेटेड टू द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, प्री टैक्स वेजिस, प्री टैक्स प्रॉफिट, रेंट रिसीव, टैक्सेस। अच्छा जी, जीडीपी निकालने का एक तरीका क्या है, सारों के रेंट जमा कर दो, सारों की वेजिस जमा, सारों के प्रॉफिट जमा कर दो, सारों के इंटरेस्ट अर्न जमा कर दो, ये सारी चीजें जमा कर दो, क्या आ जाएगा, शाबाश, आपका जीडीपी आ जाएगा। क्लियर जी? अच्छा जी, अब बच्चों क्या आ गया, इफ सेल ऑफ आउटपुट ऑफ अ फर्म इज 45 बिलियन and cost of purchase by a firm from the outside is 10 billion, developing expenditure of a country is 20, and export is this and import is this, फार्मूले में पुट कर दो यार, सी प्लस आई प्लस जब। अच्छा, आपने अंदाजा कर लेना ना, देखें यहाँ पे वेजिस लिखी हुई है, प्रॉफिट लिखा हुआ है, लैंड का रेंट लिखा हुआ है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है ना, ये वो लगेगा, रेंट्स, प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट। ठीक है, और जब ये लिखा हो गवर्नमेंट का खर्चा, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो फिर पता होना चाहिए इक्वेशन कौन सी लगेगी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस जी एक्स माइनस एम। राइट जी, डन हो गया जी। तो ये यहाँ पे आज का ये वाला चैप्टर क्लोज कर देते हैं। ठीक है जी, कर लेंगे इसको, डन कर लेंगे। तो आज जाके इन चीजों को डन कर लो। ये मोस्ट जो चीजें मुझे लगी कि आपके काबू ना शायद आए, मैंने वो पकड़ी है बस, बाकी आपने सारे एमसीक्यूज एक्सरसाइज के भी कर लेने, टेस्ट वाले भी सारे कर लेंगे जी। टेस्ट तकरीबन मैंने ही बनाए हुए हैं, बल्कि बनाए क्या हुए हैं, असाइनमेंट वाले जो सवालात है वो टेस्ट में वो दे देते हैं, और उसका रिकॉर्डेड सॉल्यूशन आपको भेज देते हैं। अगर आप वो दोनों चीजों को टैली कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। क्या बात है, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी ना हो, फिजिकल पॉलिसी, हाँ, वो असल में होता ये है कि बाज़ औक़ात वो आपको ये कह देता है, ये इसी सवाल में वो आपको ये कह देता है कि बताओ कि डेफिसिट कितना होगा, डेफिसिट कितना होगा। उसमें वो आपको एक टैक्स की वैल्यू दे देता है और एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वैल्यू साथ दे देता है। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि जी माइनस टी क्या बनता है, जी माइनस टी क्या बनता है। अगर गवर्नमेंट के अखराजात और टैक्सेस बराबर हो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अगर आपका जीडीपी 1400 निकालने के बाद आपको पता चले कि गवर्नमेंट के अखराजात तो 500 हैं और टैक्स 350 है, तो 150 रुपये क्या आ गया आपका डेफिसिट। क्यों बोला कि टैक्सेस 350 के लगे, अखराजात 500 के। तो इसके अंदर अगर ऐसा कभी हो कि गवर्नमेंट का खर्चा और टैक्सेस दिए हो और साथ आपसे बजट का बजट डेफिसिट पूछ लिया जाए, तो आपने फौरी तौर पे ये लगा देना, आपने फौरी तौर पे ये लगा देना। पूछेगा क्या, बजट डेफिसिट पूछेगा आपसे, बजट डेफिसिट। ठीक हो ये बात? तो जब भी ऐसा हो तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में से टैक्सेस को माइनस कर दें आप। ठीक है जी, तो ये बच्चों आपके हो जाएंगे सारे मामलात हल। कल मैंने भेजे थे आपको स्लाइड्स, चैप्टर 4 की स्लाइड्स भेजी थी, चैप्टर 4 की तो आ गई थी ना, मैंने घर जाके भेजी थी यार जी, रिवीजन वाले। चले अभी अभी कर देते हैं आपको, है।